हेलो बच्चों, देखो आज अपन चैप्टर 5 के लिए वीडियो नंबर 10 लेकर के आए हैं। और इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे दैनिक जीवन में पीएच के महत्व की। इससे जो पिछला वीडियो था उसके अंदर अपन ने पीएच स्केल की बात करी थी, और इस वीडियो के अंदर अपन जो पीएच हम ज्ञात करते हैं पदार्थों का, उनका दैनिक जीवन में क्या क्या महत्व है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इन 5 टॉपिकों के अंदर अपन दैनिक जीवन का जो पीएच में महत्व वो पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट अपना रहेगा पेट में अम्लता या एसिडिटी, दूसरा रहेगा दंतशय, तीसरा रहेगा कीटों का डंक, चौथा रहेगा आम्ल वर्षा और पांचवा रहेगा मृदा की पीएच। तो एक एक पॉइंट को अपन समझते हुए चलेंगे कि ये किस तरीके से दैनिक जीवन में महत्व रखते हैं। तो भाई दैनिक जीवन में पीएच का महत्व ये अपना आज का टॉपिक है, और इसके अंदर अपन पहला जो बिंदु लेंगे वो लेंगे पेट में अम्लता या एसिडिटी। पेट में अम्लता या एसिडिटी। हाँ, तो इसको समझते हैं अपन। तो देखिए क्या होता है ये एसिडिटी या अम्लता। तो इसके लिए अपन थोड़ा सा जो भोजन का पाचन तंत्र होता है उसकी बात करते हैं। तो हमारे पाचन तंत्र के अंदर एक छोटा सा भाग होता है यहाँ पर आमाशय, आहार नली का सबसे चौड़ा भाग। चैप्टर 2 के अंदर इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया था। तो देखो ये जो आमाशय है इसको क्या बोला अपन ने, आमाशय। तो यहाँ पर क्या होता है कि भोजन के पाचन के लिए एक अम्ल स्रावित होता है जिसे अपन बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl। ठीक है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, भोजन के जो कठोर भाग है उनको गलाने का कार्य करता है, भोजन के साथ जो जीवाणु आ जाते हैं उनको मारता है, और भोजन का माध्यम अम्लीय बनाने का कार्य भी ये करता है। अब देखो कई बार अपन बहुत ज़्यादा मसाले वाले खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हैं, तो उस समय क्या होता है जो HCl है ये अधिक मात्रा में स्रावित हो जाता है। तो HCl जब अधिक मात्रा में स्रावित हो जाता है तो ये जो आमाशय है इसकी दीवार के ऊपर HCl अम्ल की कुछ मात्रा पड़ने लग जाती है। तो ऐसी स्थिति में पेट के अंदर जलन और पीड़ा का अनुभव होता है, और उसी स्थिति को अपन बोलते हैं अम्लता या एसिडिटी। उसी स्थिति को अपन क्या बोलते हैं, अम्लता या एसिडिटी बोलते हैं। तो देखो पेट में अम्लता या एसिडिटी से क्या मतलब है कि जब पाचन तंत्र के आमाशय वाले भाग में HCl अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आवश्यकता से अधिक स्रावित होता है, तो पेट में जलन व पीड़ा का अनुभव होता है। इस स्थिति को अम्लता या एसिडिटी कहते हैं। अम्लता या एसिडिटी कहते हैं। तो देखो पेट में अम्लता का मतलब क्या हुआ कि जब पाचन तंत्र का जो आमाशय वाला भाग है इसमें HCl अम्ल क्या हो जाए, आवश्यकता से अधिक स्रावित हो जाए, तो इस स्थिति में पेट में क्या होती है, जलन और पीड़ा का अनुभव होता है। क्या होता है, जलन और पीड़ा का अनुभव होता है, और इसी स्थिति को अपन बोलते हैं अम्लता या एसिडिटी। ठीक है, अब
इससे पेट में जलन और पीड़ा का अनुभव हो रहा है, तो इससे मुक्ति तो पाएंगे ना। तो मुक्ति में पाने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, दैनिक जीवन में जो पीएच का महत्व वो काम में ले रहे हैं। तो इसके लिए देखो अपने को क्या करना होगा, या तो हमें काम में लेना होगा दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार के रूप में जैसे आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को दवाई के रूप में काम में ले सकते हो, या फिर आपको काम में लेना है कोई एंटी एसिड। एंटी एसिड को हिंदी में बोलते हैं अपन प्रति अम्ल। प्रति अम्ल का मतलब है जो अम्ल के विपरीत कार्य करता हो। तो इसके अंदर अपन क्षार का उपयोग कर सकते हैं, या फिर जो क्षारीय लवण है उनका भी उपयोग किया जा सकता। तो क्षारीय लवण के अंदर जैसे मैं बताऊं आपको, मीठा सोडा का उपयोग कर सकते हैं अपन। मीठा सोडा जिसका अणु सूत्र होता है NaHCO3, ये एक प्रकार का क्षारीय लवण होता है। कैसा लवण होता है, क्षारीय लवण होता है। तो इन दोनों पदार्थों को अपन दवाई के रूप में काम में ले सकते हैं। तो जब आप दवाई के रूप में जैसे MgOH का होल ट्वाइस को काम में लोगे, तो ये पेट में जाएगा और पेट में जो अतिरिक्त HCl है उससे अभिक्रिया करके उसको उदासीन कर देगा और हमें जलन और पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। या फिर जैसे मान लीजिए कोई आपने प्रति अम्ल जैसे मीठा सोडा आपने काम में ले लिया दवाई के रूप में, तो ये भी पेट में जाएगा और ये जो अम्ल की अतिरिक्त मात्रा है उसको क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। ठीक है, यहाँ पर आप परवल क्षार का उपयोग नहीं कर सकते हो। परवल क्षार अम्ल को उदासीन तो कर देगा, लेकिन होता क्या मैं आपको समझाता हूँ। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। इसकी थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा हो जाने के कारण हमारे शरीर के अंदर, पेट के अंदर जलन और पीड़ा का अनुभव होता है। यदि आपने परवल क्षार दवाई के रूप में काम में ले लिया, तो परवल क्षार जो होता है त्वचा के लिए दाहक होता है। यदि आप मुख में रख लोगे परवल क्षार तो मुख जल जाएगा। और सीधी सी बात, यदि गले से होते हुए जाएगा तो हमारी आहार नली है तो वो भी जलेगी। यहाँ तक आ जाएगा तो अम्ल को तो उदासीन कर देगा, लेकिन वो खुद ही ज़्यादा एक्टिव है तो वो क्या कर देगा, वो खुद भी आमाशय को जलाने का कार्य कर सकता है। इसलिए परवल क्षार का उपयोग नहीं कर सकते। क्यों, वो खुद ही हमारे मुख को जला सकता है। तो इसलिए दुर्बल क्षार का उपयोग करेंगे ताकि मुख में से होते हुए आसानी से पेट में जाए और केवल अम्ल की जो अतिरिक्त मात्रा उसी को उदासीन करे। ये नहीं है कि वो आमाशय को भी जलाना चालू कर दे। ठीक है ना। तो दैनिक जीवन में पीएच के महत्व में पहली बात अपन ने क्या जानी, पेट में अम्लता, एसिड या एसिडिटी। तो इसके लिए अपन ने क्या पढ़ा कि जब पाचन तंत्र के आमाशय वाले भाग में HCl अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आवश्यकता से अधिक मात्रा में स्रावित हो जाता है तो पेट में जलन और पीड़ा का अनुभव होता है और इसी स्थिति को अपन बोलते हैं अम्लता या एसिडिटी। और इस अम्लता या एसिडिटी से मुक्ति पाने के लिए अपन दुर्बल क्षार जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं, या फिर एंटी एसिड प्रति अम्ल जैसे कि क्षारीय लवण NaHCO3 का उपयोग करते हैं। तो ये पहला महत्व हो गया इसका। तो वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, उसके बाद में अपन बात करेंगे दंतशय की। ठीक है, वीडियो पॉज करके आपने नोट किया तो मैं बात करूँ दंतशय की। तो भाई दैनिक जीवन में पीएच का दूसरा महत्व अपन लेते हैं जिसे बोला जाता है दंतशय। तो दैनिक जीवन में पीएच का दूसरा महत्व है दंतशय। देखो भाई, दंत का मतलब होता है दांत और शय का मतलब होता है धीरे धीरे घिसना। ठीक है, चलो तो भाई देखो दंतशय कैसे होता है, नहीं दांत घिसते कैसे हमारे। ठीक है, तो देखो हमारे दांतों के ऊपर दंतवल्क या इनेमल नामक पदार्थ की परत पाई जाती है।
ठीक है। ये दंतवल्क या इनेमल हमारे दांतों का सुरक्षा कवच है। जब भी दंतक्षय का प्रारंभ होगा या हमारे दांत घिसेंगे तो सबसे पहले ये परत क्षतिग्रस्त होगी, ठीक है ना। तो हमारे दांतों के ऊपर दंतवल्क या इनेमल नाम का पदार्थ पाया जाता है और ये पदार्थ हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। ये बात भी हमें याद रखनी है, हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? दंतवल्क या इनेमल होता है, जो दांतों के ऊपर एक परत के रूप में पाया जाता है। तो एक लाइन यहां पर जोड़ देता हूं मैं, इनेमल हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। तो इनेमल हमारे शरीर का क्या है? सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ होता है, ठीक है। अब देखो भाई, हमारे मुख गुहा की जो पीएच होती है, मुख गुहा की पीएच सामान्यतः 6.5 होती है। हमारे मुख गुहा की पीएच कितनी होती है? सामान्यतः 6.5 होती है। और इस पीएच मान पर ये दांतों का जो इनेमल होता है ये बिल्कुल सुरक्षित रहता है। इनेमल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता यदि पीएच मुख गुहा की 6.5 है तो, ठीक है। अब देखो, एक घटना होती है, अपन भोजन कर लेते हैं, तो भोजन कर लेने के बाद में क्या होता है कि दांतों पर भोजन के कुछ कण चिपके हुए रह जाते हैं। तो यहां पर मैं ले लेता हूं, दांतों पर चिपके भोजन के कण, ठीक है ना। अब क्या है कि हमारे मुख गुहा के अंदर कुछ जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं? जीवाणु, बैक्टीरिया या जीवाणु बोल दो आप, है ना। अंग्रेजी में बैक्टीरिया बोलते हैं और हिंदी में जीवाणु बोलते हैं, ठीक। देखो एक बात सुन लो कान से, कि हमारा जो शरीर होता है ना वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, लेकिन हमारा शरीर जो है उसके अंदर बहुत सारे सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं अलग अलग स्थानों पर। तो हमारी मुख गुहा के अंदर भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव विद्यमान हैं। तो उनमें सूक्ष्म जीवों में कुछ जीवाणु या बैक्टीरिया भी हमारी मुख गुहा में होते हैं। तो ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? अपन भोजन कर लेंगे, भोजन के बाद में दांतों पर जो चिपके हुए भोजन के कण हैं उनका निम्नीकरण करेंगे। निम्नीकरण या फिर अपघटन करेंगे। निम्नीकरण या अपघटन करें। निम्नीकरण या अपघटन का मतलब ये होता है कि भोजन के जो कण हैं वो बड़े रूप में होते हैं, और निम्नीकरण का मतलब है कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बदल देते हैं। भाई भोजन के बड़े कण हैं उसको छोटे टुकड़ों के अंदर ये बदल देते हैं। तो जब ये ऐसा करते हैं तो सीधा उस भोजन के ऊपर कुछ एंजाइम छोड़ेंगे, और वो एंजाइम उस भोजन के कणों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। तो जब वो भोजन के कण छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है ना, तो उस दौरान अम्ल पैदा होता है। क्या पैदा होता है? अम्ल पैदा होता है। तो यहां पर क्या बन जाएगा साहब? अम्ल पैदा हो जाएगा, ठीक है। तो जीवाणु जो है वो क्या कर रहे हैं? दांतों पर चिपके भोजन के कण हैं उनको निम्नीकृत कर रहे हैं या अपघटित कर रहे हैं, तो उससे अम्ल पैदा हो रहा है। और ये जो अम्ल है जैसे जैसा पैदा होता जाएगा तो जो मुख गुहा की पीएच है की पीएच वो 6.5 से कम होने लग जाएगी। 6.5 से क्या होने लग जाएगी? कम होने लग जाएगी, ठीक है। अब ये पीएच क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। देखो भाई, जितना ज़्यादा अम्लीय पदार्थ होता है ना उसकी पीएच उतनी ही ज़्यादा कम होती है। ये अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कोई पदार्थ जितना ज़्यादा अम्लीय होगा उसकी पीएच उतनी ही कम होती जाएगी। तो यहाँ पर मुख गुहा में अम्ल बन रहे, मतलब अम्ल ज़्यादा होता जा रहा है, तो धीरे धीरे पीएच का मान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो मुख गुहा की पीएच सामान्यतः तो 6.5 होती है,
लेकिन जब अम्ल इसमें पैदा हुआ तो इसकी पीएच 6.5 से धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। जब पीएच का मान 5.5 से भी कम हो जाए, जब मुख्य गुहा की पीएच का मान 5.5 से कम होने लग जाए तो उस स्थिति में दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। ये जो इनेमल था ये घिसना प्रारंभ हो जाता है। तो यहां पर एक लाइन लिख दूं मैं कि जब मुख्य गुहा की पीएच 5.5 से कम हो जाती है तो दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो दंत क्षय क्या होने लग जाएगा, प्रारंभ होने लग जाएगा। यदि मुख्य गुहा की पीएच 5.5 से भी कम होने लग गई तो इस स्थिति में दांतों के ऊपर का जो एनिमल या दंतवल्क है वो घिसना चालू हो जाएगा और दंत क्षय क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए अपने को, तो भाई देखो दंत क्षय को रोकने के लिए क्षार युक्त दंत मंजन या क्षारीय विलयन से मुख्य गुहा व दांतों की सफाई करनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर जो दंत मंजन है, क्षार युक्त दंत मंजन या जो क्षारीय विलयन है वो क्या करेगा, मुख्य गुहा के अंदर जो अतिरिक्त अम्ल है उसको जाकर के उदासीन कर देगा और दंत क्षय होने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो देखो अपन ने क्या जाना, दंत क्षय का मतलब होता है दांतों का धीरे धीरे घिसना। तो ये क्रिया कब होती है, कैसे होती है, इसको समझने के लिए अपन ने क्या जाना कि हमारे दांतों के ऊपर दंतवल्क या एनिमल नाम के पदार्थ की परत पाई जाती है और ये परत हमारे शरीर का क्या होता है, सबसे अधिक कठोर पदार्थ होता है। हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ एनिमल होता है, ठीक है। फिर हमने कहा भाई मुख्य गुहा की जो पीएच है वो 6.5 होती है और इस पीएच मान पर हमारे दांत का जो एनिमल या दंतवल्क है वो बिल्कुल सुरक्षित रहता है, उसको किसी भी प्रकार की क्षति नहीं हो सकती है। अब इसके बाद में अपन ने क्या जाना कि जब अपन भोजन कर लेते हैं तो भोजन करने के बाद में दांतों के ऊपर भोजन के कुछ कण चिपके हुए रहते हैं और इन भोजन के कणों का जो मुख्य गुहा में उपस्थित जीवाणु या बैक्टीरिया है वो निम्नीकरण या अपघटन करते हैं और अम्ल पैदा करते हैं। और अम्ल पैदा करने के कारण मुख्य गुहा की जो पीएच है वो 6.5 से कम होना चालू हो जाती है। जब पीएच कम होते होते 5.5 से भी कम हो जाए तो ऐसी स्थिति में दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है, यानी कि इस दंतवल्क या एनिमल का क्षय प्रारंभ हो जाता है, इसका घिसना प्रारंभ हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए हमें क्षारयुक्त दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए। क्षारीय विलयन से मुख्य गुहा और दांतों की अच्छे तरीके से सफाई करनी चाहिए ताकि मुख्य गुहा में उपस्थित जो अतिरिक्त अम्ल है उसको ये क्या कर देवे, उदासीन कर देवे, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इस बात को भी आप नोट कीजिए, उसके बाद में अगला महत्व अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अभी किया नोट। अब देखो तीसरा महत्व लेते हैं अपन, कीटों का डंक। मिटा दो इसको। तो
तीसरा महत्व लेते अपन कीटों का डंक। देखो भाई, बहुत प्रकार के कीट हैं, जैसे चींटी, मधुमक्खी, मकोड़े आदि कीट जब भी किसी व्यक्ति को काटते हैं तो यह अम्ल स्रावित करते हैं। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। कीट जो होता है अपनी आत्मरक्षा के लिए किसी व्यक्ति को काटेगा और काटने के बाद में अम्ल स्रावित करता है। जब वो अम्ल त्वचा के संपर्क में आता है तो त्वचा पर जलन और पीड़ा का अनुभव होता है। कीट ऐसा नहीं है भाई जलते आदमी, कोई आदमी चल रहा है भाग करके उसको काट दे, ऐसा नहीं है। कीट आत्मरक्षा में ऐसा काम करता है, जब उसको लगता है कि सामने वाला जीव मुझे नुकसान पहुंचा सकता है तो उसी स्थिति में वो डंक मारता, उसको काटता है। तो देखो आदि कीट काटने पर या डंक मारने पर अम्ल स्रावित करते हैं। ठीक है, तो ये अम्ल स्रावित करेंगे और ये जो अम्ल है ये किसके संपर्क में आएगा? त्वचा के संपर्क में आएगा। ठीक, त्वचा है, इसके संपर्क में जैसे ही क्या आया, अम्ल आया, तो हमें हुई जलन और पीड़ा। ठीक है ना भाई, त्वचा के संपर्क में जब अम्ल आया तो हमें जलन और पीड़ा का क्या होगा? अनुभव होगा। और इस जलन और पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दुर्बल क्षार का उपयोग करना पड़ेगा, या फिर क्षारीय लवण का उपयोग किया जाता है। तो इस जलन व पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए दुर्बल क्षार, अब जैसे आप दुर्बल क्षार के रूप में यहां पर CaOH का होल ट्वाइस का उपयोग कर सकते हैं, चूने का पानी जो आसानी से अपने को अवेलेबल हो जाता है घर पर, या क्षारीय लवण। क्षारीय लवण, अब क्षारीय लवण में जैसे आप उपयोग कर सकते हैं मीठा सोडा का, मीठा सोडा या बेकिंग सोडा इसको बोलते हैं, तो मैं मीठा सोडा ही लिख देता हूं यहां पर, मीठा सोडा, जिसका अणुसूत्र है NaHCO3 के विलयन का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो देखो इसके बारे में अपन ने क्या क्या जान लिया कि कोई भी कीट होता है, चींटी, मधुमक्खी, मकोड़े आदि, काटने पर या डंक मारने पर अम्ल स्रावित करते हैं, और ये अम्ल जब त्वचा के संपर्क में आएगा तो जलन और पीड़ा का क्या होगा? अनुभव होगा। ठीक है, तो इस जलन और पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए हमें क्या करना होगा? किसी क्षार का उपयोग करना होगा या क्षारीय लवण का उपयोग करना होगा, ताकि वो क्या कर दे? उस अम्ल को जाकर के उदासीन कर दे। तो यहाँ पर अपन दुर्बल क्षार का उपयोग कर सकते हैं, जैसे चूने का पानी है, CaOH का होल ट्वाइस अपने को घर पर आसानी से अवेलेबल हो जाता है, या मीठा सोडा जो रसोई घर में अपने काम आता है, NaHCO3, इसका उपयोग, इसके विलयन का उपयोग अपन जहाँ पर भी जलन हो रही है वहाँ पर करके उस जलन और पीड़ा से क्या कर सकते हैं? मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको भी नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है भाई, किया आपने, मिटाऊं। चौथा लेते हैं अब
अम्ल वर्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्ल वर्षा का ये इसका जो पीएच में महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत परीक्षा में पूछा जाता है ये। देखो भाई, चौथा ले लेते हैं, अम्ल वर्षा, एसिड रेन बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, अम्ल वर्षा। तो क्या होती है समझते हैं। देखो भाई, वायुमंडल के अंदर बहुत सारी गैसें पाई जाती है, जैसे CO2, SO2, NO2, इस तरीके की गैसें वायुमंडल में पाई जाती है। ये हमारे वायुमंडल को प्रदूषित भी करती है, इसलिए इनको वायु प्रदूषक भी अपन क्या करते हैं, बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखो, एक समय ऐसा था जब वायुमंडल में इन गैसों का स्तर बहुत कम था, लेकिन आज वायु प्रदूषण के कारण इन गैसों की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो वायु प्रदूषण बढ़ने से क्या हो रहा है समझना है। ये गैसें बादलों के जल से अभिक्रिया करती है। किससे अभिक्रिया करेगी? बादलों के जल से। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये जब बादलों के जल से अभिक्रिया करती है तो हमें मिलता है H2CO3, जिसे अपन बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल, ठीक है ना। उधर से आपका SO2 है, ये जब जल से अभिक्रिया करेगा तो आपको मिलेगा H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल, ठीक है ना। ऐसे ही वो NO2 है, जब वो जल से अभिक्रिया करता है तो हमें मिलता है HNO3, यानी कि नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल ये अभिक्रिया कहाँ हो रही है? बादलों के जल में हो रही है, ऊपर हो रही है, आकाश में हो रही है। ये सब गैसें हैं और ये बादलों का जल है, ठीक है। तो जब कोई बादल आपस में टकराता है उस समय बिजली कड़कती है, तो उस दौरान ऊर्जा बनती है और ऊर्जा बनने के दौरान ये रिएक्शनें होती है इस तरीके से। तो इन रिएक्शनों में क्या हो रहा है? अम्ल बन रहा है। क्या बन रहा है? अम्ल बन रहा है, ठीक है। तो भाई देखो, ये जो अम्ल है वर्षा के जल में एक निर्धारित स्तर तक तो सही होते हैं, लेकिन उसके बाद में यदि ज़्यादा मात्रा में ये अम्ल विद्यमान होते हैं तो वर्षा का जो जल है वो बहुत ही ज़्यादा अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। और वो अम्लीय प्रकृति का जल जब बरसात के रूप में भूमि पर गिरता है तो ऐसी वर्षा को अपन बोलते हैं अम्ल वर्षा। या सीधी सीधी मैं आपको ऐसे बोलूँ, NCERT में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि वर्षा के जल की pH 5.5 से कम हो तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। बाकी अपनी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में ये लिखा हुआ है कि जब बरसात के जल में इस तरीके के जो अम्ल है उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है तो ऐसी वर्षा को बोला जाता है अम्लीय वर्षा, ठीक है। तो देखो, अम्लीय वर्षा के बारे में अपन ने क्या जाना, एसिड रेन के बारे में अपन ने क्या जाना, अपन ने ये जाना भाई कुछ गैसें ऐसी होती है जो वायुमंडल में पहले से विद्यमान है, ठीक है, लेकिन वायु प्रदूषण के कारण इन गैसों की मात्रा क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। बढ़ने से क्या हो रहा है कि ये बादलों के जल से अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं, तो ये अम्ल ज़्यादा मात्रा में बनने लगे। जब ज़्यादा मात्रा में बनने लगे तो वर्षा का जो जल है वो बहुत ज़्यादा अम्लीय प्रकृति का हो गया। और ऐसा वर्षा का जल जब भूमि पर बरसता है तो ऐसी वर्षा को अपन क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा बोलते हैं। या NCERT की जो परिभाषा उसके अनुसार देखें तो ऐसी यदि वर्षा के जल की pH 5.5 से कम हो तो इसे ही क्या बोला जाता है? अम्लीय वर्षा बोला जाता है, ठीक है। अब इस अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव है। दुष्प्रभाव क्या क्या है वो समझते हैं अपन। तो देखो, अम्लीय वर्षा के
दुष्प्रभाव, क्या दुष्प्रभाव है? तो देखो भाई, पहला दुष्प्रभाव, अम्लीय वर्षा होती है तो खेत की जो मिट्टी है या मृदा है वो अम्लीय प्रकृति की हो जाती है, जिसमें जो फसल है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाती है। तो इसमें पहला जो दुष्प्रभाव है यानी कि हानिकारक प्रभाव, वो अपन लिख सकते हैं कि अम्लीय वर्षा से खेत की मृदा अम्लीय प्रकृति की हो जाती है, जिससे फसल उत्पादन कम हो जाता है, ठीक है ना। फसल उत्पादन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आपको याद हो तो मिट्टी जब अम्लीय प्रकृति की होती है तो उस मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए अपन चूने का पानी का भी उपयोग करते हैं, क्योंकि चूने का पानी क्षारीय प्रकृति का होता है, वो मिट्टी की अम्लता को जाकर के क्या कर देता है? दूर कर देता है। अपन ने जो कैल्शियम कार्बोनेट में ऐसा कुछ उपयोग पढ़े थे तो वहाँ पर अपन ने ऐसा पढ़ा होगा, क्षारों के उपयोग में अपन ने ऐसा पढ़ा था, ठीक है। दूसरा देखो भाई, अम्लीय वर्षा का जल जब बहकर जलाशय में जाता है तो वहाँ के जीव जंतु व पेड़ पौधे मर जाते हैं, ठीक है ना भाई। तो अम्लीय वर्षा का जल जब बहकर जलाशय में जाएगा तो वो जलाशय का जल भी अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा, और वहां पर पहले से जो जीव जंतु और पेड़ पौधे विद्यमान थे वो उस अम्लीय प्रकृति के कारण क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। तीसरा देखो, इमारतों की चमक कम हो जाती है। जितनी भी इमारतें, जैसे ताजमहल हुआ या और भी कोई ऐतिहासिक महत्व की इमारतें हैं या अपना खुद का घर है, तो जब बरसात का जल उनके ऊपर गिरता है ना तो वो काले काले पड़ जाते हैं, आपने देखा होगा ऐसा, तो उनकी चमक क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इस अम्ल वर्षा को रोकने के लिए सीधी सीधी बात यह है कि ये जो वायु प्रदूषक है CO2, SO2, NO2, इनको क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए। मतलब वायु प्रदूषण को रोक करके अपन अम्ल वर्षा को क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। तो कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव लिखो, तो अम्लीय वर्षा से खेत की जो मृदा है वो अम्लीय प्रकृति की हो जाती है, जिससे फसल उत्पादन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। दूसरा देखो, अम्लीय वर्षा का जल जब बहकर जलाशय में जाता है तो वहाँ के जीव जंतु और पेड़ पौधे क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं, क्योंकि जो अम्लीय प्रकृति का जल है उसमें ये जीव जीवित नहीं रह पाते हैं। और तीसरा क्या है कि इमारतों की जो चमक है वो कम हो जाती है। तो अम्ल वर्षा को भी आप नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद में आगे बढ़े अपन, ठीक है। नोट कर लिया। लास्ट उपयोग देख लेते हैं इसका, लास्ट महत्व देख लेते हैं। तो देखो भाई, पांचवा और लास्ट महत्व, मृदा की pH, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कृषि में महत्व। तो इसके लिए सीधी बात बताता हूं क्या होता है
कि अलग अलग पीएच वाली मृदा में अलग अलग प्रकार की जो फसलें होती है वो अच्छा उत्पादन दे पाती हैं। कोई मृदा जैसे मान लीजिए 5.6 पीएच वाली है तो उसके अंदर अलग प्रकार की फसल अच्छा उत्पादन देगी। कोई मान लीजिए 6 पीएच वाली तो उसमें अलग प्रकार की जो फसल है वो उत्पादन देगी। या फिर अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि जो फसल अपन उगा रहे हैं और मिट्टी अपनी जैसी है उसके अनुसार अपन उसमें उर्वरक या खाद देवे तो वो भी क्या कर सकती है, अच्छा उत्पादन दे सकती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि यदि मिट्टी की पीएच ज्ञात करें और उस पीएच के अनुसार उसमें फसल उगाएं या उर्वरक या खाद देवें तो हमें अच्छा उत्पादन क्या हो सकता है, मिल सकता है। तो अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि मृदा की पीएच ज्ञात करके उसके अनुसार मृदा में फसल उगाकर तथा उर्वरक व खाद देकर अच्छा फसल उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। क्या जाना हमने भाई, खेत की मिट्टी की पीएच ज्ञात करनी है और उसके अनुसार अपने को मृदा में क्या उगाना है, फसल उगाना है और खाद और उर्वरक देना है तो हमें अच्छा फसल उत्पादन क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो कृषि के अंदर पीएच का ये महत्व है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए भाई। ठीक है भाई, लिख लिया। ठीक है, तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन क्या करेंगे कि दैनिक जीवन में काम आने वाले जो यौगिक है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।